नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। समय के साथ अब रिश्तों की दीवार दरकती जा रही है। कहीं मां अपने बेटे का खून कर रही है तो कहीं बेटा अपनी मां का कत्ल कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जगह जगह अब ममता भी खून में रंगती हुई नजर आ रही है। समाज में रिश्तों की दरकती दीवार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अमृता एस दुधिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आखिर रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं उसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है? जो ताज़ा हालात है, ताज़ा खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ऐसा क्यों हो रहा है कि रिश्ते कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले अनीता जी, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, मनोचिकित्सक भी आप हैं। मैडम, आप जो लगातार खबरें आ रही हैं, हर दिन न जाने कितनी खबरें आती हैं, जब हम लगातार सुनते हैं कि माँ ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने माँ को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे में आपको क्या दिखाई देता है कि ये मामले जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए कि जैसा कि आप आज की घटना ले लीजिए कि जिसमें माँ ने अपने बेटे का खून करवाया है। या हम आए दिन ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि भाई बहनों के बीच में इस तरीके से है, भाई भाई के बीच में हो गया, माँ बेटे का है, या बेटे ने अपनी माँ का कत्ल करवा दिया है, डकैती डलवा दी है। ऐसी घटनाएं आज हम काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। ये शो कर रहा है कि किस तरीके से जो हमारे मानवीय मूल्य है आज धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। हम धन को, पैसे को, उस अपने भावनाओं से उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो हमारे रिश्ते हैं उनका जो अपनापन है उससे ज़्यादा महत्व हम पैसों को दे रहे हैं। क्या कारण है कि किस तरीके से कि जो ममता है, माँ है, वो खुद अपने बेटे का खून करवा रही है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि इंसान जहाँ पहले एक संयुक्त परिवार में रहता था, जो दादा दादी का प्यार, माँ बाप का प्यार, चाचा चाची, भाई बहन, कज़न सब एक साथ रहते थे, कहीं ना कहीं एकल परिवार की में सिमटते जा रहे हैं। तो जो मूल्य उनको मिलने वाले थे वो मूल्य कम होते जा रहे हैं। परिवार के अंदर माँ बाप हैं, माँ बाप काफ़ी सारे केसेस के अंदर दोनों ही वर्किंग है, तो जितना समय वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते थे वो समय कम हो रहा है। तो जो हम बच्चों को संस्कार दे सकते थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। दूसरा, जो मीडिया का इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं लोगों की मनोदशा पे काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंसान की भावनाओं पर, उनके भावनात्मक व्यक्तित्व पर काफ़ी सारा असर हो रहा है। बिल्कुल। और सवाल संस्कारों को लेकर भी, संस्कार हैं या फिर संस्कार नहीं है, संस्कार हैं तो सही है कि गलत है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर बहस होनी भी चाहिए। आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन अमृता जी का रुख करती हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में अक्सर उनका जाना होता है, तमाम ऐसे केसेस से उनका सामना भी होता है। अमृता जी, अभी हालिया जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे आप तो चूंकि ग्राउंड पर भी जाती हैं, लोगों से मिलती भी हैं, तमाम ऐसे केसेस से जुड़े लोगों से बातचीत भी आपकी होती है, किस तरह की मनोस्थिति उनकी होती है या फिर किस तरह अब से ये मामलों में इजाफा हो रहा है? अमृता जी, आवाज पहुंच रही है मैडम आप तक? चलिए ठीक है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, उनसे जुड़ने की, उनकी बात रखने की। लेकिन योगेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। सबसे पहले आपका कमेंट इस बात को लेकर कि जो अपराध बढ़ रहा है, ग्राफ लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है अपराध का, उसमें सिर्फ ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ग्राफ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी हालिया परिप्रेक्ष्य में? देखिए दीपा जी, सामाजिक परिवेश में जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं वैसे वैसे रिश्ते जो है उनमें बदलाव आ रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि इसके अंदर कानून कहीं हद तक कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हमारे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सरकारें हैं, जिन्होंने भारत आज़ाद होने के बाद से अब तक शासन किया है, जो करते आ रहे हैं, इन लोगों ने समाज की दुर्दशा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, न आज भी दे रहे हैं। आप देखिए, किन्हीं लोगों के काम नहीं होते, दफ्तरों में काम नहीं होते, नगर निगम पंचायतों में काम नहीं होते, पानी के काम नहीं होते, थाने पे काम नहीं होते, हर जगह कोई भी कानून की जो पालना कराने वाले लोग हैं किसी की कोई मदद नहीं करता। हर जगह आप जाएंगे, इरिटेशन, टेंशन, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो झट लेबा देही पे उतारू हो जाते हैं। हमारी न्यायपालिकाओं में काम डिले होता है,
6-6, 7-7 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, कई कई केसेस में 20-20 साल। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो समय चल रहा है, इस समय में कहीं काम नहीं हो रहे। थाने में जाएगा तो थाने वाले चक्कर कटवाते हैं, किसी भी दफ्तर में जाएगा तो चक्कर कटवाएंगे। अगर पैसे देते हैं तो काम होता है, नहीं देते हैं तो नहीं होता है। अप्रोचबाजी, सिफारिशें। तो हमारे समाज में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि घर में सब परेशान है, बाहर निकलता है तो चालान की परेशानी, फट चालान कर देंगे या उसका लाइसेंस रख लेंगे, उसका जुर्माना भारी है। नल के लिए जाएंगे, बिजली के लिए जाएंगे, वहां लाइनें लगती है। वहां ये जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों के अंदर कि इनका सॉल्यूशन जब तक हमारे राजनीतिक दल और हमारी सरकारें जब तक ध्यान नहीं देंगी, जब तक आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हर जगह बसों में जा रहा है तो ठसाठस जा रहा है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी व्यवस्था नाम की कोई चीज जैसी होनी चाहिए, जैसी और देशों में होती है, हमारे देश में कहीं नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह से चलता आ रहा है ढर्रे पे, जैसे प्राचीन काल में चला आ रहा था। सालों से वही होता आ रहा है, लेकिन सिस्टम में परिवर्तन कैसे होगा? हर कोई अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगा? जिन पर जिम्मेदारी है दुरुस्त करने की चीजों को या फिर समस्या के हल के लिए जिन पर जिम्मेदारी है, जब वही इस तरीके से लापरवाही करेंगे, जैसे कि आपने भी कहा योगेन जी, सालों से वही प्रक्रिया चल रही है जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आपके पास में लौटूंगी, लेकिन अमृता जी के पास एक बार फिर से जाती हूँ। अमृता जी, अगर आवाज पहुंच रही है मैडम आप तक, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता आप है, समाज में आपका जाना भी होता है, ऐसे तमाम केसेस से आपका सामना होता है। अभी जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसमें रिश्ते कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की असल वजह आपको क्या दिखाई देती है? सभी को नमस्कार। सबसे पहले देखिए, किसी भी समस्या का अगर हल ढूंढना है तो उसकी जड़ समझनी ज़रूरी है कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है। और जैसा कि अभी डिस्कस भी हुआ कि हमने प्रशासन के स्तर पे भी बात की, समाज के स्तर पे बात की। इकाई जो है किसी भी समाज की, देश की, वो है व्यक्ति, इंडिविजुअल। जब एक व्यक्ति अपनी जड़ों से दूर हो जाता है ना, अक्सर ऐसी परेशानियां दिखती हैं। अब जड़ का क्या मतलब हुआ? जड़ का मैं अगर मतलब कहूँ तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है। आप देखिएगा और आप समझें इस बात को, जितने भी जो भी अभी ये शो देख रहे हैं, सुनने में ये बात इतनी सरल लगती है, पर इसके अंदर कितनी गहराई है। पहले की अगर हम बात करें तो जब हम मिलके रहते थे, अब चाहे मिलके रहने को आप संयुक्त परिवार कह दीजिए, आप समाज का नाम दे दीजिए, आप नेबरहुड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उस वक्त हम लोग को ये समझ थी सैक्रिफाइस क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। आज हम प्रोफेशनल स्टडीज़ की अगर आप बात करें, हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन सब में हम क्या बता रहे हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें क्या है? आप और मैं या हमसे जो पहले जने जो साथ में संयुक्त परिवार में रहे हैं या जो मिलजुल के रहे हैं, उनको स्वतः ही आ जाती थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं आज हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट हाउसेस में। ये जो सारे बज़ वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे निजी जीवन में परिवार से सीखने को मिल जाती थी। तो बहुत ज़रूरी है इस बात का खासा ध्यान रखना कि मैं अपने परिवार में कैसा माहौल क्रिएट कर रही हूँ। निश्चित तौर पे परिस्थितियाँ अलग हैं, मानते हैं, आर्थिक तनाव है, मानसिक दबाव है, सब है, पर इस बात का भी ख्याल रखें कि मैं परिवार में कैसा माहौल बना रहा हूँ, बना रही हूँ, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान। बिल्कुल, समस्या के हल के लिए आपने एकदम ठीक कहा अमृता जी। समस्या के हल के लिए पहले समस्या की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। जब जड़ समझ में आ जाएगी तो उसके बाद समस्या का हल भी निश्चित तौर पर होगा। अनीता जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि लगातार बार बार ये कहा जाता है कि आपने भी जिस तरीके से कहा, अमृता जी ने भी कहा कि अकेलेपन की वजह से या फिर संयुक्त परिवार ना होने की वजह से भी लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं। कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये कोई एक तबका नहीं है जो इस तरीके के मामलों में शामिल हो। ये गाँव की हम बात करें, शहरों की बात करें, कोई
शिक्षित है, कोई शिक्षित नहीं है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई नहीं है, हर तरीके के लोग, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। तो फिर ऐसे में आपको क्या दिखाई देता है? जो अंदरूनी नकारात्मकता है उसको दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी यहाँ बात हो रही है कि हम लोगों के अंदर नकारात्मक जो भावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, नेगेटिव इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्चुअली हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है और हमारे अंदर भावनाएं जब हम पैदा होते हैं तब से ही होते हैं। हम में प्यार है, घृणा है, द्वेष है, दुख है, खुशी है और हम में गुस्सा है और एग्रेशन है। पर कहीं ना कहीं सारे इमोशंस के अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है, हम उसको कल्टीवेट करना या उसको उजागर करना या उसको जाहिर करना भूल गए हैं। और जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, द्वेष, नाराजगी, एग्रेशन और मारपीट, और ये जो हमारा गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और क्या कारण है? क्योंकि हर एक हमारे जीवन के हर एक पल के अंदर हमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। हम उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं। एक उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाने की वजह से नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एग्रेशन का रूप ले लेती है। ये जितने भी केसेस अभी हम जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि माँ ने बेटे को पीटा है क्योंकि जो बेटा माँ ने अपने बेटे को मरवाया है क्योंकि बेटा शराब पीकर रोज संपत्ति के लिए उसको मारता था, पीटता था। तो कहीं ना कहीं माँ दुखी होकर उस नेगेटिविटी जो इमोशंस है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, उसे ये नहीं दिखाई दिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसको कैसे ख़त्म करूंगी, बल्कि वो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई कि ये मेरे को मारता है, ये शराब पीता है और ये मेरे को मारा, मेरे को दुखी कर रहा है, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर दूं। दूसरा जो केस था कि बेटे ने संपत्ति के लिए अपनी माँ को मरवा दिया, वो भी यही चीज़ है कि उसके अंदर भी उसने संपत्ति, धन और पैसे को अपनी भावनाओं से, अपने जो माँ से उसको ज़्यादा बड़ा समझा और उसने अपनी माँ का कत्ल करवा दिया। कहीं ना कहीं हमें इस नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना सीखना चाहिए। जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, आज हम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इसको हैंडल करना सिखाते हैं बच्चों को। और कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरुआत हमें अपने परिवार से, अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हम में सारी चीज़ें हैं, सारी तरीके की भावनाएं हैं, हमें बस उसको हैंडल करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण नशा, शराब। हाँ, बहुत सारे क्राइम्स के अंदर जो मेन फैक्टर जो हम देखते हैं, जो हम एक पैटर्न देखते हैं कि नशा, शराब ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है सारे क्राइम्स का, चाहे वो रेप है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो डकैती है। बहुत सारे उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। नशा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर शराब, स्मैक, कोकेन, सिगरेट, काफ़ी मतलब वो लोग आजकल इसको एक कूल मानते हैं कि अगर हमने शराब इसको लेकर भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सबसे पहले रोक लगनी चाहिए, तभी हम सुधार की कोई गुंजाइश देख भी सकते हैं। योगेन जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। जैसे कि अभी अनीता जी ने कहा, छोटे छोटे कारण हैं, मामूली सी बात हो जाती है, बात हत्या तक पहुंच जाती है। जमीन का कोई मसला हो, हत्या की जाती है। मामूली सा पति पत्नी में कोई विवाद हो, झगड़ा हो, बात हत्या तक पहुंच जाती है। एक बहुत रेयर मसला है जिस तरीके सुनने को भी मिलता है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जब इस तरीके से केसेस आते हैं सर, तो किस तरीके से परेशानियों का, चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस को करना पड़ता है। साफ तौर से कई बार पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है जिस तरीके से करनी चाहिए। अनुसंधान में, जांच पड़ताल में क्या क्या परेशानियां सामने आ सकती है? देखो दीपा जी, आपने बहुत ही सही पॉइंट सामने लिया है कि आजकल एक एक घरों में मैं देखता हूं जो लोअर मिडिल क्लास है उनके अंदर, जहाँ ये जो हत्याएं हुई है दोनों, ये कोई अपर क्लास की हत्याएं नहीं है, ये लोअर मिडिल क्लास की है, जो मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास से भी नीचे है। मैं ये देखता हूं कि प्रतिदिन इस प्रकार के झगड़े थानों में बहुत जाते हैं। पति पत्नी के जाएंगे, पति को दारू पी के मारपीट करता है, लड़का माँ को मारपीट करता है, हस्बैंड अपने पत्नी को मारपीट करता है, मतलब इस प्रकार के झगड़े पुलिस के पास रोज जाते हैं। अब आप देखिए पुलिस की क्या स्थिति है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क तो है नहीं, तो पुलिस क्या करती है, उनसे रिपोर्ट लेगी, उनको कहेगी बैठने को, तू बैठ जा, फिर उनको तेरे पति को बुलवाते हैं, तेरे भाई को बुलवाते हैं। आप देखिए दिन भर में पुलिस के पास यही काम रहता, बुलाने का, जाने का, छोड़ने का, और आप देखिए उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता। मैं ये अच्छी प्रकार से जानता हूं कि एक औरत आई है कि साहब मेरा पति, मेरी सास और मेरे ये मारपीट करते हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि वो उनको 1-2 साल हो गए, वो थाने वाले भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी थाने वालों को जानते हैं। अरे भाई तुम तो रोज आ जाते हो। वो बोलते साहब आज भी पति ने मेरे साथ मारपीट की, तो क्या है, आके समझा देंगे। उसको 107, 151 बंद कर दिया, दूसरे दिन 3-4 दिन बाद फिर मारपीट चालू कर दी उसने। मैं ये कहता हूं कि इसके लिए पुलिस के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन निकालना चाहे तो नहीं निकाल पा रहे।
आप देखिए कि जो प्रोसीजर है, जो तरीके हैं थाने के काम करने के, वो थाने के काम करने के तरीके वही चले आ रहे हैं जो आज से 70 साल पहले से थे। अब उनमें परिवर्तन करना चाहिए, सामाजिक पुलिसिंग डेवलप करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई झगड़ के आए हैं पुलिस में, चाहे वो कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, लेकिन उनके घर वालों को बुलाओ, घर वालों को बुला के। मैंने एक और देखा, एक बार मैं एक थाने पे गया तो लेडी कांस्टेबल एक महिला से लिखा रही थी कि हाँ अब मेरे साथ मारपीट नहीं करती, और उनके साथ 2 लेडीज और आई थी। वो 2 लेडीज उन घर की पंचायत थी, वो उसको लेडी को समझा के आई कि तू तेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट वापस ले ले, और वो पुलिस में लिखवा रही थी। मैं बैठा था, मैंने कहा देखो तुम अच्छी तरह से समझ लो, ये जो पंचायत लेडीज आई हैं इनके भी दस्तखत कराओ इसके ऊपर जो राजीनामा कर रहे हैं, ये पति इसको फिर मारपीट करेगा। मैं ही जानता हूं अच्छी तरह से कि हमारी सरकारें भी, आप देखिए जो दारू के टेंडर हैं, शराब के टेंडर हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दारू पीने के तरीकों में प्रयास किया जा रहा है, नए नए लड़के, नई नई जनरेशन शराब पीने में लगी हुई है। और आप देखिए कि प्रयास ये किया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा हमारी दारू की बिक्री हो, यही हमारी सरकार चलाने के साधन है। तो ये कोई बात नहीं होती। हम इस तरह की क्रियाकलाप करके हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए टीवी चैनलों में जितने प्रोग्राम आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आते हैं। उसके अंदर लड़ाई झगड़ा, परिवार में टूटन, ये दिन भर बताया जाता है और लोग उनसे जुड़े हुए उनको देखते रहते हैं। और देख करके मैं तो ये कहता हूं, शाम को आप देखिए कोई इस तरह के जो प्रोग्राम आते हैं, उन प्रोग्राम में परिवार वाले बैठ के देखते हैं, उनको इस बीच में छेड़ दो आप कि भाई उठ के जरा चाय पिला देना, पानी पिला देना। सर इसी को लेकर कितनी बार बहस हो जाती है। ये ऐसे भी तमाम मसले सामने आते हैं, क्योंकि हम तो रोज खबरों में भी रहते हैं, तमाम ऐसी खबरें आती हैं जिनमें इसको लेकर भी शिकायतें होती हैं। टीवी को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, कोर्ट तक बात पहुंच गई, वहां जाकर मसला नहीं सुलझा, उसके बाद वही बात आती है हत्या वाली बात। इसको लेकर भी कई सारे ऐसे केसेस आते हैं सर, जिसको लेकर बात करनी बहुत जरूरी है। अमृता जी, अब तमाम केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कहा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन है, काम का बहुत ज़्यादा लोड है, या फिर काम की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो वर्किंग हस्बैंड हो या फिर वर्किंग वाइफ हो, इसको लेकर भी अनबन हो जाती है। और अंततः बात वो शिक्षित वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, वर्किंग जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ तक भी खबर ये आती है कि दोनों में अनबन हो गई, मसला सुलझा नहीं, बात हत्या तक पहुँच जाती है। ऐसे केसेस में कैसे विराम लगाया जा सकता है? जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक है, उनसे तो कम से कम ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते कि बात सुलझाने के बजाय बात हत्या तक पहुंच जाएगी, फिर भी ऐसा होता है। मैडम, हम अक्सर जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं या कोई त्योहार पे किसी को विशेस देते हैं, तो हम सब एक लाइन ज़रूर बोलते हैं, ईश्वर आपके जीवन में, आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि लाए। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब द फीलिंग दैट यू हैव रिसोर्सेज इन अबंडेंस। ये सोच, आप ये महसूस करते हैं कि जो आपके पास है संसाधन, वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। अगर पानी मैं यहाँ से पीऊँ तो प्यास बुझेगी, यहाँ से पानी पीने वाले की प्यास कैसे बुझेगी? यही पे जड़ है कि क्यों हम इतना काम करने के बावजूद भी, बहुत कुछ होने के बावजूद भी, हम निरंतर और भी चीज़ें इकट्ठा करने के प्रति, और भी ऊपर होने के प्रति इतने ज़्यादा दीवानगी के साथ, और कई बार आपा खो देते हैं हम इस रेस में। ये बात समझना ज़रूरी है कि आपको अल्टीमेटली, देखिए, आप और मैं या कोई भी कुछ भी कार्य करता है तो उसका मूल उद्देश्य, आखिरी मकसद है खुशी। उसको खुशी कहाँ मिल रही है, कितने में मिल रही है, वो समझना ज़रूरी है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये जो शिक्षित वर्ग है, जो प्रोफेशनल्स हैं, कई बार बहुत ज़्यादा समझदार होना भी दिक्कत दे देता है, और हम इतने ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको भी हम वैल्यू नहीं कर पाते। एक चीज़ का ध्यान हम ज़रूर रखें कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है। एक प्रोफेशनल हो, चाहे एक गृहिणी हो, एक व्यक्ति अगर ये बात समझ जाए, मेरे ख्याल से हल उसको अपने आप मिल सकता है। अब आप देखिए, मैं हर बार क्यों
परेशानी की जड़ पे जोर दे रही हूँ। मैम आप देखिए, हम सब बहुत समझदार लोग हैं, एंड स्पेशली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये जो इंटरनेट का दौर है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल है, आप खाना कैसे बनाते हैं से लेकर बॉम्ब कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें गूगल पर अवेलेबल है। हम हर एक व्यक्ति को अगर आप सॉल्यूशन देंगे ना तो वो शायद स्वीकार ना करे, पर एक व्यक्ति जो बात समझ के खुद अपने लिए एक सॉल्यूशन निकाले ना, वो निरंतर लगातार चलेगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहेगा। ठीक है मैम, एक आखिरी लाइन कहना चाहूंगी इस बारे में। जी। इस पृथ्वी पे, धरती पे अनेकों जीव आए और गए, एक मनुष्य है, सेपियंस हैं जो बने रहे। उसके पीछे कारण सबसे बड़ी हमारी जो काबिलियत थी वो ये है कि हम संगठित रहे हैं, मिलके रहना सीखे हैं, और दूसरा हम इवॉल्व हुए हैं। हर परिस्थिति अनुसार हमने अपने आप को ढाला है और हम किसी के गुलाम नहीं बने हैं। खासा ध्यान रखें इस बात का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमें सहायता करने के लिए है, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब केसेस ऐसे बढ़ते हैं या फिर ऐसे मामले सामने आते हैं तो चिंता जरूर होती है, चिंता होनी लाजमी भी है और इस पर सभी को विचार करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मसला बेहद संवेदनशील भी है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसे केसेस हैं जो हिंसा की खबरें हैं, जो कत्लेआम हो रहा है या फिर परिवार में जो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है, उसको तलाशने की जरूरत है।